हेलो एंड वेलकम टू इग्नू BAPSH। आज हम BPCS 185 का यूनिट नंबर 2 देखने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है कॉन्सेप्ट हिस्टोरिकल डेवलपमेंट एंड कंपोनेंट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। तो अगर मैं बात करूं इमोशनल इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट की, तो उस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हमें कुछ इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ती है। जैसे कि ये इमोशनल इंटेलिजेंस है क्या। अगर हम इमोशनल इंटेलिजेंस के वर्ड को ब्रेक करें, तो दो कॉन्सेप्ट से सामने यहाँ पर निकल के आता है, जैसे कि इमोशंस और इंटेलिजेंस। अगर हम यहाँ पर इमोशंस की बात करते हैं, तो मोस्ट कॉमनली जो इमोशंस हैं वो इस पर्सपेक्टिव से दिखाए जाते हैं कि ये एक इनएफिशिएंसी का साइन है, एक वीकनेस का साइन है। फॉर एग्जाम्पल, आज अगर हम किसी को बोलें कि ये इंसान जो है वो इमोशनल हो रहा है, तो हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसकी इनएफिशिएंसी को दिखाने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब या तो वो रोएगा या तो वो भागेगा। ठीक है, एक तरीके से उसकी वीकनेस का साइन यहाँ पर दिखाया जाता है, अगर हम इमोशंस की बात करें तो। वहीं अगर हम इंटेलिजेंस की बात करें, इंटेलिजेंस अपने आप में बहुत बड़ा सा कंसेप्ट है, जहाँ पर हमें ये बताया जाता है कि कैसे कॉग्निटिव लर्निंग यहाँ पर अटेन की जाती है, कॉन्सेप्ट को कैसे यहाँ पर अंडरस्टैंड किया जाता है, उनको रिटेन किया जाता है, कैसे प्रॉपर एनालिसिस के साथ उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो ये हो गया इंटेलिजेंस। वहीं अगर हम इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करें, तो ये दोनों ही अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी बन जाते हैं। ठीक है, इंटेलिजेंस का तो हमें पता रहता है कि क्या हम कैसे करने वाले हैं। वहीं अगर हम इमोशंस की बात करें, तो इनका कभी कुछ पता नहीं लगता, कौन सा इमोशंस किस पर्टिकुलर टाइम पे आ जाए ये कोई भी बता नहीं सकता है। तो इसी वजह से यह जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, उसको यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्टरी बताया जाता है। आगे अगर हम बात करें कि जो डेफिनेशन है इमोशनल इंटेलिजेंस की, वो है क्या। तो इमोशनल इंटेलिजेंस एक ऐसा सेट है इमोशनल और सोशल स्किल्स का, जो कि हमें इन्फ्लुएंस करता है कि हम अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करते हैं, अपने आप में जो सोशल रिलेशनशिप्स हैं उनको डेवलप कैसे करते हैं, डेवलपमेंट के बाद उनको मेंटेन करके कैसे रखते हैं, जो भी चैलेंजेस हम डे टू डे लाइफ में झेलते हैं उनको कैसे कोप अप करते हैं, अपनी इमोशनल इंफॉर्मेशन को हम कैसे यूज़ करते हैं इफेक्टिव और मीनिंगफुल वे में। तो ये मतलब होता है हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस का। वहीं अगर हम एक पॉपुलर डेफिनेशन को देखें, तो एक पॉपुलर डेफिनेशन जो है यहाँ पर गोलमैन नाम के स्कॉलर 1998 में देते हैं। इनके अकॉर्डिंग इमोशनल इंटेलिजेंस एक ऐसी कैपेसिटी है जिससे कि हम अपनी अंदर आने वाली फीलिंग्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, दूसरों के अंदर आने वाली फीलिंग्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, ताकि हम अपने आप को मोटिवेटेड रख सकें, और जो भी हमारे अंदर इमोशंस हैं हम उनको अच्छे से मैनेज करके रख सकें, ताकि हम अपनी रिलेशनशिप्स में अच्छे से यहाँ पर मेंटेनेंस करके रख सकें। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर इमोशनल इंटेलिजेंस के इस कॉन्सेप्ट में यहाँ पर बताई जाती हैं। तो इन सभी डेफिनेशंस को पढ़ने के बाद हम ये कह सकते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस एक नॉन कॉग्निटिव एबिलिटी है एक पर्सन की, जहाँ पर ये बताया जाता है कि उसके अंदर क्या क्या इमोशंस आ रहे हैं, अपने इमोशन से वो अवेयर रहे, अपने अंदर आने वाले इमोशन से, दूसरों के अंदर आने वाले इमोशन से, ताकि वो उन इमोशंस को मैनेज कर सके। ठीक है, जिसे हम दूसरे वर्ड्स में देखें तो सी स्मार्टनेस और कॉमन सेंस के नाम से भी जानते हैं। तो ये सारी चीज़ यहाँ पर इमोशनल इंटेलिजेंस की होती हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इमोशनल कॉम्पिटेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, कि इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो आया कहाँ से। तो अगर मैं बात करूँ इमोशनल इंटेलिजेंस वर्ड की, तो ये जो पर्टिकुलर वर्ड है इमोशनल इंटेलिजेंस, वो सबसे पहली बार 1990 में यूज़ किया गया था बाय सालोवे एंड मेयर। ये जो लोग थे, इन्होंने यहाँ पर पहली बार यहाँ पर इमोशनल इंटेलिजेंस को निकाल कर रखा था। पर 1990 से भी पहले अगर हम 1920s में जाएं, तो अर्ली जो साइकोलॉजिस्ट होते थे जैसे कि थॉर्नडाइक, यहाँ पर अपने इंटेलिजेंस के अलग अलग डोमेन्स बताकर रखते हैं। इनके अकॉर्डिंग जो इंटेलिजेंस है उसे हम तीन क्लासेस या तीन डोमेन्स में बांट कर रख सकते हैं। पहली डोमेन जो है इंटेलिजेंस की, वो है एब्स्ट्रैक्ट, एनालिटिक और वर्बल। दूसरी है मैकेनिकल, परफॉर्मेंस एंड विजुअल स्पेशियल, और थर्ड है सोशो प्रैक्टिकल। तो इसमें ज़्यादा हमें डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसमें बस ये ट्रेडिशनल व्यू को ही कहते हैं कि जो ट्रेडिशनल व्यू है उसमें यही बताया जाता है कि कैसे सोशल और प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस के बलबूते पर हम अपने इमोशंस को यहाँ पर कंट्रोल करके रख सकते हैं। अगर हम 1985 में जाएं, तो स्टर्नबर्ग नाम के एक स्कॉलर आते हैं, जो कि और फर्दर इसको यहाँ पर एक्सटेंड करने की बात करते हैं। इनके अकॉर्डिंग भी यहाँ पर तीन तरीके की इंटेलिजेंस होती है।
जिसमें सबसे पहली आती है एनालिटिकल, दूसरी आती है क्रिएटिव और तीसरा आता है टाइप हमारा प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस का। तो अगर हम देखें तो ये सारी डेफिनेशंस जो कि स्टर्नबर्ग, थॉर्नडाइक ने देके रखी हैं, इन सभी से ये जान सकते हैं कि जो इमोशनल इंटेलिजेंस के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ठीक है, वो है सोशल इंटेलिजेंस, इंट्रापर्सनल एंड इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस और प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। अगर हम इन तीनों पर अपना यहाँ पर कह सकते हैं कि कंट्रोल कर लें, तो हम ये कह सकते हैं कि हम इमोशनली इंटेलिजेंस इंसान हैं। तो इसी के बारे में हम आगे इस यूनिट में बात करने वाले हैं। अब बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस की, कि इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। इसके मेनली चार कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है परसीविंग इमोशंस, अंडरस्टैंडिंग इमोशंस, मैनेजिंग इमोशंस एंड यूजिंग इमोशंस। जिसमें अगर मैं परसीविंग इमोशंस की बात करूं तो ये एक ऐसी बेसिक एबिलिटी होती है किसी भी इंडिविजुअल की, कि जहां उसके अंदर आने वाले जो भी इमोशंस हैं वो उनको कैसे रजिस्टर करता है, रजिस्ट्रेशन होने के बाद उनको वो रिकॉग्नाइज कैसे करता है, या तो खुद में या दूसरों लोगों में, ठीक है। तो ये होता है परसीविंग इमोशंस। इसमें कहा जाता है कि जो लोग हाईली यहाँ पर डेवलप्ड होते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस में, उनके पास ये पावर, या हम कह सकते हैं कि एक तरीके की यहाँ पर एक एबिलिटी होती है कि जो वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं पर्टिकुलर इमोशंस को, उनकी वोकेबलरी में उनके पास एक लेबल होता है कि वो पर्टिकुलर इमोशंस को मैं ये लेबल दे सकता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर बताया जाता है कि बहुत सारे सेंसेशन हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि बटरफ्लाइज इन द स्टमक, ठीक है। अब बटरफ्लाइज इन द स्टमक में हम क्या समझते हैं कि एक ऐसी फीलिंग जो कि नर्वसनेस को यहाँ पर शो करती है, एंजाइटी को शो करती है। तो ये सब परसीविंग इमोशंस में आता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है अंडरस्टैंडिंग इमोशंस। अंडरस्टैंडिंग इमोशंस की मैं बात करूँ तो यहाँ पर एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को यहाँ पर बताया जाता है, ठीक है, कि हमारे अंदर जो भी इमोशंस आ रहे हैं, हम उसको यहाँ पर कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं, ठीक है, क्या क्या इमोशंस जो हैं वो हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, और वो इन्फॉर्मेशन जो हमें इमोशंस दे रहे हैं वो हमारे बिहेवियर को कैसे अफेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें अंडरस्टैंडिंग इमोशंस में देखने को मिलती हैं। इमोशनली इंटेलिजेंट लोग जो होते हैं, उनके पास ये एबिलिटी होती है कि वो उनके अंदर जो इमोशंस हैं वो उनको अच्छे से रीड करें, कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो उसे अच्छे से एनालाइज करें, ताकि वो अपने बिहेवियर को उस हिसाब से यहाँ पर गाइड कर सकें। तो ये सारा सामान हमारे पास अंडरस्टैंडिंग इमोशंस में आता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास मैनेजिंग इमोशंस, कि जब एक इंसान अपने अंदर आने वाले इमोशंस को रिकॉग्नाइज कर लेता है, रजिस्टर कर लेता है, तो उसके लिए बड़ी आसान बात हो जाती है कि वो उसको एक मीनिंग दे दें, ठीक है, वो समझ पाए कि ये इमोशंस पर्टिकुलरली किस वजह से आ रहा है। तो इसीलिए जो भी इंसान इमोशंस को मैनेज करना सीख जाए तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ये रिलेटिवली ईजियर बन जाता है कि कैसे उसे अगले स्टेप्स लेने चाहिए इस पर्टिकुलर इमोशन के इनिशिएशन के बाद, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर हमें बताई गई हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, अगर हमें लो फील हो रहा है, ठीक है, लो फील हो रहा है, हम दुखी महसूस कर रहे हैं, ठीक है, हम फोमो में हैं, तो इसमें ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि अपना आपको यहाँ पर एनकरेज करते हैं, कुछ फर्दर नेक्स्ट स्टेप लेकर एक प्लान बनाते हैं। हम लो फील कर रहे हैं, अपने प्लान बनाया, चार दोस्त बुलाए और एक मूवी देखने चले गए, ठीक है, या एक दोस्त से मिल लिया, उससे बातें वगैरह कर ली, फ़ोन पे बातें कर ली, ठीक है, पर्सनली बातें कर ली। तो ये सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पर मैनेजिंग इमोशंस में आती हैं, कि एक इंसान अगर उसे पता चल जाए कि वो क्या उसके अंदर इमोशंस आ रहे हैं, तो उस हिसाब से वो अपने आगे फर्दर स्टेप्स ले सकता है। अब बात करते हैं हम यूजिंग इमोशंस की। तो ये एक ऐसी एबिलिटी होती है किसी भी इंडिविजुअल की, जहाँ पर जो इमोशंस हैं उनको इस तरीके से यूज़ किया जाता है कि अपनी जो थिंकिंग स्किल्स हैं उनको लेवरेज कर सकें, ठीक है, उनको एनहेंस कर सकें, डिसीजन मेकिंग में उनको यूज़ कर सकें और रिलेशनशिप्स में उनको यूज़ किया जा सके, ताकि हम अपने रिलेशनशिप्स को बेटर यहाँ पर मेंटेन करके रख सकें। अब बात करते हैं इंटेलिजेंस एंड इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है, इनके बीच में रिलेशनशिप क्या है। तो सबसे पहली जो डेफिनेशन है वो यहाँ पर मोस्ट पॉपुलर डेफिनेशन इंटेलिजेंस की, वो वेस्लर नाम के स्कॉलर दे के रखते हैं। उनके अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस इज द एग्रीगेट ग्लोबल कैपेसिटी ऑफ द इंडिविजुअल टू एक्ट पर्पसफुली, थिंक रेशनली एंड डील इफेक्टिवली विद हिज इन्वायरमेंट। इनके अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस एक ऐसी कैपेसिटी है एक इंडिविजुअल में कि वो उस
जो उसकी एबिलिटी है उसको साथ में लेकर पर्पसफुली एक्ट कर सकें, रेशनली सोच सकें और अपने आसपास जो भी इन्वायरमेंट है उसके साथ इफेक्टिवली डील कर सकें। तो इनके अकॉर्डिंग ये इंटेलिजेंस की डेफिनेशन है। फर्दर हमें आकर दो तरीके की इंटेलिजेंस के बारे में बताकर रखते हैं। पहली होती है हमारे पास फ्लूइड इंटेलिजेंस। फ्लूइड इंटेलिजेंस में ये मेजर किया जाता है कि एक जो इंडिविजुअल जो है उसके पास ये एबिलिटी है कि वो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को प्रोसेस और रिकॉग्नाइज कर सके रीजनिंग के थ्रू। वहीं अगर हम क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस के बारे में बात करें तो इसमें एक्वायरिंग, रिटेनिंग, ऑर्गेनाइजिंग, यहाँ पर ये सारे डोमेन्स को कवर किया जाता है कि जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली फ्लूइड इंटेलिजेंस की वजह से, हमने उसे प्रोसेस किया, तो हम कैसे उसे एक्वायर कर रहे हैं, उसको रिटेन कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस में आती हैं। वहीं अगर हम बात करें आगे जाकर तो स्टर्नबर्ग एक ऐसे स्कॉलर हैं, 1997 में यहाँ पर अपने एक डेफिनेशन बताकर रखते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस जो है उसमें सिर्फ ये नहीं देखा जाना चाहिए कि कोई इंसान है उसको मैनेज कर रहा है, यूज़ कर रहा है, बल्कि यहाँ पर कुछ मेंटल एबिलिटीज़ भी चाहिए। ठीक है, कुछ ऐसी मेंटल एबिलिटीज़ जो कि नेसेसरी हैं किसी भी इंडिविजुअल के लिए कि ताकि जो भी इंफॉर्मेशन उसके पास आ रही है वो उसको अडेप्ट कर सके, उसको शेप दे सके। ठीक है, डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में। तो ये सारी कुछ ऐसी डेफिनेशंस हैं जो कि यहाँ पर स्टर्नबर्ग देकर रखते हैं। तो अब हमने बात करी इंटेलिजेंस की। अब हम बात करते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस की। तो इमोशनल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन है वो गोल्डमैन की हमने ऊपर पढ़ के रखी है, और इसमें ये जो गोल्डमैन है वो बताते हैं कि जो इंसान जिसके पास इमोशनल इंटेलिजेंस ज़्यादा है, ठीक है, पर जो उसके कॉग्निटिव स्किल्स हैं, ठीक है, जो कॉग्निटिव इंटेलिजेंस है वो कम है, तो उनके अकॉर्डिंग वो इंसान अपनी जॉब में, अपने रिलेशनशिप में ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो उसमें ये फर्दर यहाँ पर इसको प्रमोट करने की बातें करते हैं। वहीं अगर हम आगे जाएं तो 2001 में फीफर नाम के एक स्कॉलर आते हैं, वो स्टर्नबर्ग की डेफिनेशन को आगे लेकर जाते हैं, जो स्टर्नबर्ग ने यहाँ पर देके रखी थी कि इमोशनल इंटेलिजेंस में हमें कुछ ऐसी मेंटल एबिलिटीज़ भी चाहिए जो कि एडेप्टेशन में वर्क करें किसी भी इंडिविजुअल की इंफॉर्मेशन को लेकर, उस इंफॉर्मेशन को शेप दे सके डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में। तो ये सारी जो डेफिनेशन दे के रखी स्टर्नबर्ग ने, तो फीफर उसे आगे लेकर जाते हैं। उनके अकॉर्डिंग ये सब तो सही है कि सक्सेसफुल एडेप्टेशन हो जाए डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में, पर साथ ही साथ जो भी चेंजिंग इन्वायरमेंट्स हैं हमें उसके हिसाब से भी यहाँ पर अपनी नीड्स को फुलफ़िल करना चाहिए कि एक जो इंडिविजुअल है उसका इन्वायरमेंट जैसे ही चेंज होता है, उस इन्वायरमेंट के चेंज होते ही उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल की जो स्किल्स हैं या जो उसकी इंटेलिजेंसी है इमोशंस में, वो भी चेंज होनी चाहिए, तभी वो इंसान जो है वो आगे जाकर बेटर परफॉर्म कर सकता है। तो ये सब यहाँ पर फीफर बता के रखते हैं। अगर हम डिफरेंस की बात करें इंटेलिजेंस और इमोशनल इंटेलिजेंस में, तो ये इसमें कहा जाता है कि जो हाई ईक्यू है, मतलब इमोशनल जो यहाँ पर इंटेलिजेंस है, वो इंडिकेट करती है कि अगर किसी इंसान के पास आईक्यू कम है या कॉग्निटिव इंटेलिजेंस कम है, तो ये कहा जाता है कि जो हाई ईक्यू वाला इंसान है वो हाई आईक्यू वाले इंसान से ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगा अपने वर्क में। इमोशनल इंटेलिजेंस को अगर हम देखें तो ये एज के साथ यहाँ पर इंक्रीज भी हो सकती है। ठीक है, हम किसी भी एज पर इमोशनल इंटेलिजेंस को गेन भी कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें कॉग्निटिव इंटेलिजेंस की, लर्निंग की, पढ़ाई की, तो एक एज के बाद जो है हमारी मेंटल कैपेसिटी इतनी नहीं रहती कि उस पर्टिकुलर पढ़ाई को हम आगे जाकर फर्दर एक्सटेंड कर सकें, सब कुछ याद कर सकें। तो इसीलिए यहाँ पर इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो यहाँ पर ज़्यादा काम आती है। इमोशनल इंटेलिजेंस से हम अपने रिलेशनशिप को बूस्ट कर सकते हैं। जनरल इंटेलिजेंस में हम यहाँ पर बूस्ट देख सकते हैं। जॉब परफॉर्मेंस जो है वो हम यहाँ पर अपने आप को इन्हेंस करके रख सकते हैं कि जो भी पर्टिकुलर टास्क हमने दिया गया है हम उसको इफेक्टिव वे में कंडक्ट करें सोशल कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, जहाँ पर इंटरेक्शन हो, कोलैबोरेशन हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर हम इमोशनल इंटेलिजेंस से यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर मिलती हैं। वहीं अगर हम बात करें कुछ इमोशनल कॉम्पिटेंसीज़ की कि क्या-क्या हमें चाहिए इमोशनली इंटेलिजेंट बनने के लिए, तो जो गोल्डमैन है वो यहाँ पर 7 या 5 तरीके की यहाँ पर हमें कॉम्पिटेंसीज़ बताकर रखते हैं। जैसे कि सेल्फ अवेयरनेस,
मोटिवेशन, सेल्फ रेगुलेशन, एम्पैथी एंड सोशल स्किल्स, जिनकी बात हम यहाँ पर यूनिट नंबर 3 में देखने वाले हैं। अब देखते हैं बेनिफिट्स क्या-क्या हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के। तो सबसे पहला बेनिफिट ये ही है कि जो इंडिविजुअल्स हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस उनके पास होने के बाद उनकी ना सिर्फ थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ती है, साथ ही साथ उनकी जो इन्फॉर्मेशन है, उसको भी यहाँ पर लेवरेज मिलता है। उनके अंदर जो भी इमोशंस हैं, उनको स्ट्रेंथन किया जाता है इमोशनल इंटेलिजेंस के, कि कैसे वो उन पर्टिकुलर इमोशंस को मेंटेन करें, यूज़ करें, ताकि वो बेटर परफॉर्म कर सकें अपने किसी वर्क प्लेस पे या रिलेशनशिप में। सेकंड, इसका ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल व्यू देखता है इमोशंस का। इसमें ट्रेडिशनल व्यू के जैसे यहाँ पर हम साइन ऑफ वीकनेस की तरह, सॉरी फॉर द डिस्ट्रप्शन। तो सेकंड एडवांटेज की अगर हम बात करें, तो जो इमोशनल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट है, वो ज़्यादा रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल लगता है, क्योंकि अगर हम ट्रेडिशनल नोशन की बात करें, तो उसमें यही दिखाया जाता है कि या तो अपने जो भी इमोशंस हैं उनको सप्रेस कर दो, या इमोशंस को एज अ साइन ऑफ वीकनेस बताया जाता है। पर वहीं अगर हम इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करें, इसमें सभी इमोशंस को इक्वली ट्रीट किया जाता है। हमें बताया जाता है कि हम किस इमोशन को कब यूज़ करें, उसको मैनेज करें, उसको यूज़ करें। ये सभी तरीके हमें यहाँ पर बताए जाते हैं। थर्ड ये है कि हमें अपने बारे में पता चलता है कि हम क्या फ़ील कर रहे हैं, दूसरे क्या फ़ील कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी सुपरफिशियल जो इन्फॉर्मेशन है, वो यहाँ पर बढ़ती चली जाती है। फोर्थ है कि एक इंडिविजुअल अगर इमोशनली इंटेलिजेंट है, तो उसके पास एक क्वालिटी आ जाती है कि वो इंटरपर्सनल इंटरैक्शंस में अच्छा परफॉर्म करता है। वो सामने वाले के इमोशंस को समझता है, उस हिसाब से अपना बिहेवियर रखता है, जिसके वजह से जो इंटरपर्सनल जो इंटरेक्शंस है, रिलेशनशिप्स हैं, उसमें बेटर परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलती है। फिफ्थ यही है कि हमारे पास ऐसी एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बन जाती है कि हम सामने वाले के जो भी इंडिविजुअल्स हैं, उनके जो भी इमोशंस हैं उनको समझ सकें, ठीक है, यूजिंग अ रेंज ऑफ इंटेलिजेंसीज। सिक्स्थ है कि इससे इंडिविजुअल को ये पता लगता है कि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कैसे करें, ठीक है, कि जैसे जो भी चीज़ वो यहाँ पर एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उसको नाम क्या दें, उसको मीनिंग क्या दें उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, और उसको मैनेज कैसे करें। तो ये सारे जो बेनिफिट्स हैं हमें इमोशनल इंटेलिजेंस में देखने को मिलते हैं, जो कि हम पर्सनल रिलेशनशिप में भी देख सकते हैं, प्रोफेशनल कंटेक्स्ट में भी देख सकते हैं, और यहाँ पर सेटिंग्स में भी देख सकते हैं हम। तो यही था इस यूनिट में। इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो हैं ये रिलेशनशिप बिटवीन आई क्यू एंड ई क्यू, और जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस पूरे यूनिट का, वो यही है कंपोनेंट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, और जो हिस्टोरिकल कंपोनेंट्स वाला है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वाला। तो ये सारे जो तीनों टॉपिक्स हैं वो आप अच्छे से करके जाएं, क्योंकि इग्नू ने बार बार इनसे क्वेश्चन पूछ रखे हैं। थैंक यू सो मच।